चलें जी, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज मैंने एक पहले इनिशियल लेक्चर जो है इनिशियल टेस्ट पे एक लेक्चर दिया हुआ है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं कि हमारे इनिशियल टेस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ आती है ISSB लॉन्ग कोर्स के लिए। और ये एक ही बार तैयारी कर लो तो आपकी ये FNS LCC शॉर्ट सर्विस कमीशन इस तरह के जितने भी एग्जाम हैं उसमें ये तैयारी आपके काम आती है। तो मैंने जो अभी तक लेक्चर बना दिए हैं वो एवरीडे साइंस पे बना दिए हैं, जनरल नॉलेज पे बना दिए हुए हैं, और एक और लेक्चर बना दिया मैं देख कर आपको बताता हूँ, इंग्लिश पे बना दिया हुआ है। तो आज जो है मैं वर्बल और नॉन वर्बल पे बनाऊंगा। सही है। और जो है वर्बल और नॉन वर्बल ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसका स्क्रीनिंग टेस्ट ISSB में भी होता है और इसके इनिशियल टेस्ट में भी एक पोर्शन होता है। वर्बल और नॉन वर्बल के अंदर आपको क्या करना होता है कि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी होती है। जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हो तो उसके बाद जो है आपको बहुत सारे फार्मूलाज आ जाते हैं कि किस किस फार्मूला के तहत ये टेस्ट जो है वो लिया जा सकता है। मतलब कोई क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता है। तो मैं कुछ फार्मूले आपसे जो है आज के दिन डिस्कस करूंगा और इसके बाद आपने कोई हजार हजार या 5-5 हजार जो हैं उनकी टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है। सॉरी, 5-5 हजार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके दिमाग में ज्यादा से ज्यादा फार्मूलाज आ जाए। अभी कुछ फार्मूलाज आपको यहाँ पर डिकोड करके बताता हूँ। ये स्क्रीन अगर आपको नजर आए तो मुझे बताइएगा। जी सर, नजर आ रही है। चलें, गुड हो, बाकी पार्टिसिपेंट्स को भी नजर आ रही होगी। अच्छा, अब इसमें देखें क्वेश्चन नंबर जो 26 है उसमें उन्होंने फार्मूला एक दिया हुआ है। पहले उसने फार्मूला दिया हुआ है ऊपर, हमें उन्हें उसको डिकोड करना है। उसने कहा कि जी ए, फिर उसने लिख दिया जेड, फिर उसने लिखा बी, फिर उसने लिखा वाई। अब इससे हमें ये समझ आ रहा है कि वो ABC का एक लेटर जो है ना सबसे पहले वाला ले रहा है और फिर सबसे आखिरी वाला ले रहा है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद उसने उधर से दूसरा जो है वो अल्फाबेट लिया और फिर उसने जो है यहां से सेकंड लास्ट लिया। यानी फर्स्ट लास्ट, सेकंड सेकंड लास्ट, तो थर्ड होगा तो क्या आएगा? थर्ड लास्ट। ठीक है। तो इसका जवाब होगा CX। सी जो है वो थर्ड लेटर है और X जो है वो थर्ड लास्ट लेटर है। ठीक है। अब हमें एक फार्मूला कोड हो गया। उसने पहले एक हमें ट्रेंड बना के दिखाया कि जी अगर मैं A लिखूंगा तो फिर मैं दोबारा इसका अगला जो है वो Z लिखूंगा, यानी फर्स्ट लिखूंगा और फिर बिल्कुल लास्ट वाला लिखूंगा। फिर उसके बाद मैं सेकंड लिखूंगा तो मैं सेकंड लास्ट वाला लिखूंगा। अब आपको समझ आ गया ट्रेंड के ये क्या चाह रहा है। अब आपसे नेक्स्ट कोई पूछेगा कि भाई नेक्स्ट क्या आना चाहिए, तो आप खुद ही कैलकुलेशन लगाओगे कि उसने सेकंड से सेकंड लास्ट किया तो थर्ड से थर्ड लास्ट होगा, फोर्थ से फोर्थ लास्ट होगा और सिक्स से सिक्स लास्ट होगा। ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला हो गया। सही है। यहां तक सारों को समझ आ गई? यस सर। यस सर। हाथ खड़ा भाई करके बता दीजिएगा। अच्छा, अभी आ जाते हैं, हम आ जाते हैं अभी 27 नंबर क्वेश्चन पे। 27 नंबर क्वेश्चन में वो कह रहा है पहले आएगा बी। काइंडली म्यूट कर रहे हैं अपना ताकि डिस्टॉर्शन। म्यूट कर रहे हैं प्लीज। ताहिर, थैंक यू। अच्छा, ताहिर प्लीज म्यूट कर दें आप। थैंक यू। अच्छा जी, अब आ जाएगा हमारे पास दूसरा क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन पे आप लोग देखिए। वो कह रहा है बी, फिर कह रहा है जी, फिर कह रहा है एल, फिर कह रहा है क्यू। अब इसको हमने डिकोड करना है। तो इसको हम डिकोड करेंगे कि हम गिनना शुरू कर देंगे। बी के बाद बी दूसरा लफ्ज है, सी तीसरा, डी चौथा, ई पांचवा, एफ छठवां और जो है जी है वो आ गया सातवां। यानी कि बी और जी के दरमियान में 6 लेटर्स का फर्क है। मैं सही कह रहा हूं? यार आप म्यूट क्यों नहीं कर देते, क्या इशू है? अनीक खान प्लीज म्यूट कर दें। थैंक यू अनीक।
अच्छा जी, अब क्या हुआ कि बी और जी के अंदर 6 लेटर्स का फर्क है। उसने पहले बी लिखा, फिर उसने 6 लेटर छोड़ दिए। 6 कौन से छोड़े? सी, डी, ई, एफ, नहीं 6 नहीं, सॉरी एक मिनट, बी है ना, सी, सर 4 बी, लफ्ज है। ई, एफ। उसने 4 लेटर छोड़ दिए, 6 नहीं 4 लेटर छोड़ दिए। ठीक है, फिर कोई भाई ने अनम्यूट कर दिया, हारिस, आई डोंट नो व्हाट्स इशू विद यू, थैंक यू। अच्छा, उसने 4 लेटर बीच में से छोड़ दिए। ठीक है, बी के बाद उसने 4 लेटर छोड़ दिए। अच्छा जी, हमें एक पता चल गया कि बी और जी के दरमियान उसने 4 लेटर छोड़े। ठीक है, फिर उसके बाद जी और एल के दरमियान उसने कितने लेटर छोड़े? जी के बाद हमने एच, आई, जे, के, एल के, फिर उसने 4 लेटर छोड़े। और एल और क्यू के दरमियान कितने लेटर छोड़े? एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू। यानी कि वो यहाँ 27 नंबर पे 27वें सवाल में हमने ये देखा, हमने जब डी कोड किया, ट्रेंड को डी कोड किया। आप देखेंगे ना, आप इंटेलिजेंस में जाएंगे तो बहुत सारे आपके पास इस तरह के जो साइफर इस तरह के लेटर्स आएंगे, तो उनको भी आपने डी कोड करना होगा एज ए ऑफिसर। तो उससे पहले आपको पहले पता हो कि इसकी लैंग्वेज क्या है, किस लैंग्वेज में ये लिखा गया है। ठीक है, तो हमें जो 27वां क्वेश्चन है वो बता रहा है कि जी एक लेटर के बाद 4 लेटर छोड़ के लिखना है। ठीक है, तो इसकी आप लैंग्वेज डिकोड कर लोगे। बी के बाद उसने 4 लेटर छोड़े तो जी आ गया, जी के बाद 4 लेटर छोड़े तो एल आ गया, एल के बाद 4 लेटर छोड़े तो आ गया क्यू। अब क्यू के बाद हमने 4 लेटर छोड़ने, तो फिर देखना हमारा जवाब क्या आ रहा है। क्यू, आर, एस, टी, यू, और यू के बाद आएगा वी, तो हमारा जवाब आ गया बी, यानी कि वी। ठीक है, अब ये 2 फार्मूलाज आपको पता चल गए, क्लियर है? हाथ खड़ा करके बता दिया करें अगर कोई इशू हो तो। फिर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 पर। अब 28 पर वो कह रहा है कि जी सी एफ आई और अगला लेटर ढूंढ के लाओ। अब हम जो है इसको कैसे डिकोड करेंगे? क्या पुराने फार्मूला के साथ इसको डिकोड कर सकते हैं हम? चलो ट्राई करते हैं। सी के बाद डी, ई, एफ, डी, ई, यानी कि 2 लेटर छोड़े। फिर उसके बाद एफ के बाद जी, एच, और आगे आ गया आई। यहां पर वो क्या कर रहा है कि वो 2 लेटर छोड़ रहा है। ऊपर 27वें में वो 4 लेटर छोड़ रहा था। अब ये जो 28वां है इसके अंदर वो दरमियान के 2 लेटर नहीं पढ़ रहा, वो सी पढ़ रहा है, फिर डीई को स्किप कर रहा है, फिर एफ पढ़ रहा है, फिर क्या कहते हैं एफ, जी, एच को स्किप कर रहा है, और फिर आई पढ़ रहा है। ठीक है, तो अब हम इसके बाद इसी तरह इसको डिकोड करेंगे कि आई के बाद हम 2 लेटर और छोड़ देंगे। सही है, आई के बाद क्या आएगा? जे और के। जे और के को हम छोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एल, तो एल इज द आंसर। देखें, अभी पहले उसने क्या किया, 26वें लेटर में उसने क्या किया था कि 26 में उसने पहला लिया और लास्ट लिया, फिर सेकंड लास्ट लिया, सेकंड लिया, सेकंड लास्ट लिया, थर्ड लिया, थर्ड लास्ट लिया। 27 में उसने 4 लेटर दरमियान में छोड़े, और 28वें में उसने क्या किया कि उसने 2 लेटर छोड़े। फिर इसी तरीके से 29वां आ जाता है। अब 29वां थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसको आप देखिएगा। 29वां क्या है कि ये रिवर्स में लेटर लेकर जा रहा है। उसने कहा कि जी पहले ओ, ओ के बाद वो के ले आया। अब ये उल्टा उल्टी तरफ चल पड़ा है। ठीक है, ओ के बाद वो के ले आया। अच्छा, ओ से पहले क्या आता है? एन, फिर आता है एम, फिर आता है के, नहीं फिर आता है एल, और फिर आता है के। यानी कि ओ के और ओ के दरमियान में 3 लेटर्स का फर्क है, के, एल, एम, एन, और फिर आता है ओ। ठीक हो गया? तो यानी कि पहले 2 लेटर्स के दरमियान में उस बंदे ने 3 लेटर्स को छोड़े, 3 लेटर छोड़े, यानी 3 लेटर वो पीछे आया। ओ पे था, उसने एन को छोड़ा, एम को छोड़ा, एल को छोड़ा, और वो आ गया के ऊपर। अब वो के के बाद बी, के के बाद वो क्या करेगा? एच आ गया ना। अब देखते हैं कि के और एच के दरमियान उसने कितने लेटर छोड़े। एच के बाद है आई, जे, के। अब ये लग रहा है कि इसने 2 लेटर छोड़े, यानी कि के बाद उसने जे छोड़ा और आई छोड़ा और फिर एच पे आ गया। यानी पहले पे 3 छोड़े, दूसरे के दरमियान में उसने 2 का फर्क डाला। ठीक हो गया? अच्छा जी, फिर उसके बाद इसने, फिर देखते हैं एच और एफ के दरमियान में, उसने एच और एफ के दरमियान में 1 का फर्क डाला। और फिर उसके बाद एफ के बाद देखें वो जो ट्रेंड कर रहा है कि पहले वो 3 का फर्क डाल रहा है, फिर वो 2 का फर्क डाल रहा है, फिर उसने 1 का फर्क डाला। तो अब क्या वो करेगा?
अब वो कोई फर्क नहीं डालेगा, अब वो एफ के फौरन पहले वाला लेटर लिख देगा, वो है ई। पहले दो के दरमियान में ट्रेंड बनाया उसने, पहले दो के दरमियान में आ गया उसका अपना 3 लेटर का फर्क, फिर उसके बाद उसने कहा कि इसके दरमियान में मैं रखूंगा 2 लेटर का फर्क, फिर इसके बाद इसने क्या किया कि इसके दरमियान में रखूंगा 1 लेटर का फर्क, और फिर यहाँ पर 0 लेटर का फर्क। एक से पहले 0 ही आता है ना, तो 0FE, यानी कि कोई दरमियान में लेटर नहीं छोड़ा। ये 29वां सही समझ आ गया आप लोगों को? होप समझ आ गया, नहीं तो मैसेज में लिख दीजिएगा अगर किसी को नहीं आया तो। अच्छा, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट 30th को डिकोड करते हैं। 30th क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, अगेन ये भी उलट जा रहा है, वापस पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है। देखें SPM में, इसको आप खुद कीजिएगा, बस बाकी इसी टाइप के हैं, इनको आप खुद कीजिएगा। ये सारे ABC वाले जितने भी हैं 27 से लेकर और ये 28, और इसके अलावा जो ना है मुझे उसकी तस्वीर भेज दीजिएगा, मैं उसको डिकोड कर दूंगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये 27 से 30-40 तक आपने खुद करने हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं थोड़ा सा ऊपर। मैंने जो पहले लेक्चर में बताया था कि जनरल नॉलेज होना आपके पास बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हर टेस्ट में काम आती है। तो इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। वो कह रहा है एयरक्राफ्ट इज टू एयर एंड होवरक्राफ्ट इज टू डैश, देखना है कि क्या है। अच्छा, अब सबसे पहले एयरक्राफ्ट, हम सबको पता है जहाज को कहते हैं एयरक्राफ्ट। तो जहाज किस में चलता है? एयर में चलता है, एग्री? तो वो यही कह रहा है कि जहाज होगा तो वो एयर में चलेगा। और वो कह रहा है होवरक्राफ्ट, होवरक्राफ्ट किसी को पता है क्या होता है? किसी को पता है तो मुझे मैसेज में लिख के बताए। होवरक्राफ्ट एक चीज होती है जो जमीन, खुश्की और पानी दोनों पे चल सकती है। वो किसी भी टाइप के सरफेस, पहाड़ों के ऊपर भी चल सकती है। उसका क्या होता है कि वो उसके जो उसके पहिए नहीं होते, उसके नीचे से ना वो हवा निकलती है। तो बिल्कुल वो जो सरफेस होती है ना, यानी कि सतह सतह होती है, चाहे वो सतह समंदर हो, दरिया की सतह हो, या जमीन की सतह हो, या पहाड़ की सतह हो, ठीक है, वो उसके ऊपर जो है वो होवर करता है, यानी उससे थोड़ा सा ऊपर हवा उसको थोड़ा सा ऊपर उठा के रखती है, ठीक है, और वो उसके ऊपर ही मैन्यूवर करता है। वो ऐसी चीज जो है वो खुश्की में भी चल जाती है, समंदर में भी चल जाती है, नेवी वालों के पास बहुत होते हैं ये, ठीक है। तो होवरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट इज टू एयर, और होवरक्राफ्ट इज टू सरफेस। ये सिर्फ सरफेस के ऊपर चलता है, ठीक है। वो किसी भी टाइप की सरफेस हो, पानी की सरफेस हो, कोई भी, क्योंकि इसके अंदर नीचे से वो हवा निकलती है और हवा इसको उठा के रखती है। तो उस हवा को, वैसे तो एयरक्राफ्ट को भी हवा ही उठाती है, लेकिन इसकी हवा थोड़ी सी जो ना कम लेवल की होती है, तो बहुत थोड़ा सा फर्क होता है जमीन से, यानी कि कोई चंद इंच का फर्क होता है, ठीक है। तो ये होवरक्राफ्ट जो है वो सरफेस के ऊपर चलता है। अब आपके पास जनरल नॉलेज होगी, आपने पढ़ा होगा, आपने इंग्लिश का जो है वो किया होगा, क्या उसको कहते हैं, इंग्लिश की वोकैबुलरी के रट्टे मारे होंगे, तो आपको पता होगा होवरक्राफ्ट किसको कहते हैं। सही हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं, ये पहले वाला क्वेश्चन समझ आ गया सबको? होप आ गया होगा, नहीं आया तो मुझे अलग से बता सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं हाउस टू ह्यूमन, नेस्ट टू, अच्छा जी, इंसान जो है वो घर में रहता है, और जो घोंसले होते हैं उसमें क्या रहता है? परिंदे। वेरी सिंपल। आपने यहां से डिकोड करना है कि पहले वो कह रहा है हाउस, हाउस किससे रिलेट करता है? ह्यूमन से, इंसान से। और नेस्ट जो है वो किससे रिलेट करता है? नेस्ट जो है वो रिलेट करता है परिंदों से। इंसान तो घोंसले में नहीं रहते ना, ना ही कोई गधा रहता है, ना कोई जानवर रहता है, परिंदे ही रहते हैं ना, तो आप इसको सिंपली परिंदा कर दो, ठीक है। अच्छा, 2 नंबर क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। फिर आ जाते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन पे। वाटर इज टू फ्लो एंड एयर इज टू, जो फ्लो है यानी कि वाटर जो है वो चलता है, ठीक है। जैसे दरिया के अंदर पानी चलता है, वो कहता है वाटर इज फ्लोइंग, वाटर चल रहा है, पानी चल रहा है। तो एयर इज क्या होता है? एयर इज ब्लोइंग, ब्लो होती है एयर, ठीक है। तो ये अगेन आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती होगी तो आप ये सवाल कर पाओगे, वरना आपके लिए ये मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। एयर इज ब्लोइंग। अच्छा, देन उसके बाद ये आ जाते हैं सवाल नंबर 4। ट्रेन इज टू ट्रैक एंड कार इज टू, जो ट्रैक है, रेलवे ट्रैक आपने सुना होगा ना, कि जो रेल की 2 पटरियां उसको अंग्रेजी में रेलवे ट्रैक कहते हैं, ठीक है।
तो अमेरिकन रेल रोड भी कहते हैं, लेकिन नॉर्मली जो मुस्तमिल है वो ये कि ट्रेन ट्रैक। ठीक है, तो कार किस, ट्रेन ट्रैक पे चलती है तो कार किस पे चलती है? रोड पे। गुड, शाबाश। तो जवाब इज रोड। देखिए हम ये है इंटेलिजेंस का सवाल, लेकिन इसमें आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए और आपको थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज भी होनी चाहिए कि क्या चीज कैसे करते हैं, वरना आप नहीं कर पाओगे। किटन इज टू कैट एज कब इज टू, जो बिल्ली का छोटा बच्चा होता है उसको किटन कहते हैं। ठीक है, और कब जो होता है वो होता है लिपर्ड का या शेर का या चीते का। ठीक है, जो कब जो कहते हैं ना, वो आपने वो मूवी देखी होगी, क्या कहते हैं, सर आई कांट हियर वॉइस, क्या हुआ भाई सैयद अकबर, क्या हुआ? बाकियों को आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। अकबर अली आप दोबारा रीज्वाइन करें, एक बार मीटिंग छोड़ के रीज्वाइन कीजिए। अच्छा, जो किटन होता है वो बिल्ली के छोटे बच्चे को कहते हैं, और जो कब होता है वो कहते हैं जो ये बड़ी बिल्लियां होती हैं ना, जैसे भेड़िया हो गया या चीता हो गया या शेर हो गया, उसके बच्चे को कब कहते हैं। ठीक हो गया, आपने वो मूवी देखी होगी वो जो जिसके अंदर वो मोगली होता है, तो उसके अंदर वो कहते हैं ना मैन कब, यानी कि उसका बच्चा, क्योंकि उनके वो अपने बच्चों को कब कहते हैं इसलिए वो इंसान के बच्चे को कहते हैं कि ये मैन कब है। तो इसका जवाब आएगा लिपर्ड। अच्छा, फिर उसके बाद पेंशन इज टू रिटायरमेंट, जो पेंशन है वो रिटायर्ड ऑफिसर रिटायर बंदे। जी भाई, घर के झगड़े घर तक रखो। अच्छा, फिर आ जाता है पेंशन इज टू रिटायरमेंट, पे इज टू, जो पेंशन है वो किसको मिलती है? जो रिटायर हो चुका था उसको मिलती है ना। और सैलरी पे किसको मिलती है? जो एम्प्लॉयमेंट पे होता है, जो भी करंटली नौकरी कर रहा होता है। तो पे इज टू, अपना पेंशन इज टू रिटायरमेंट एंड पे इज टू एम्प्लॉयमेंट। तो आपने इसके ऊपर एम्प्लॉयमेंट लिखना है। अगेन आपको अंग्रेजी आती होगी तो आपको ये सारे जुमले आते होंगे, अदरवाइज आपको नहीं आएंगे। ठीक है, फिर आ जाता है जी सातवां, नेक इज टू हेड एज फुट इज टू, कह रहा है गर्दन जो है वो किसके साथ जुड़ी हुई है? सर के साथ। और पांव किसके साथ जुड़े हुए हैं? लेग्स के साथ। ठीक है, ये खैर अब इसको मजीद आप आगे से डिकोड करते रहिएगा। फिर आ जाते हैं आठवें वाला सवाल। आठवां सवाल थोड़ा सा मैथ जिसको अच्छा आता होगा वो कर पाएगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। पता है मैथ में सबसे पहले क्या मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सबसे पहले किस चीज को ऑपरेट करते हैं? कोई बंदा हाथ उठा के या मैसेज में बताए। डिमास रूल, डिमास रूल। हाँ गुड, शाबाश। ये डिमास रूल वाले बैठ डिवाइड भाई, शाबाश, गुड, तालियां। मेरा आएगा। जी बोले बोले। डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। ये कौन है? प्लीज अपना म्यूट करेंगे, जिसने बोल रहा है वो अनम्यूट करें। थैंक यू। तो डिमास एक रूल है डिवाइड उसके, मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, डिमास रूल। जी ये एक रूल है। आंसर है इसका। ठीक है, अगर कोई बंदा अनम्यूट कर दे तो मेरा ख्याल हमारा लेक्चर चलता रहे। थैंक यू। अच्छा, अबे भाई ने एक रूल बताया कि हम इसमें सबसे पहले क्या चीज कर रहे होते हैं। थैंक यू सैयद अली अकबर, आपने अच्छा इसको निकाल दिया, डिकोड कर दिया। तो भाई आप इसमें सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, 4 into 3 कितना हुआ? 12, 12 + 3 दैट इज 15। तो ये आपको रूल आना चाहिए। अब वही कहा कि जनरल नॉलेज, आपने मैथ, अच्छा हर चीज इंटरलिंक्ड है। मैथ नहीं पढ़ा होगा तो ये सवाल नहीं कर पाएंगे। ABC याद नहीं होगी सही से, ये आप इंटेलिजेंस नहीं कर पाएंगे। इंटेलिजेंस इसको इसीलिए कहते हैं कि इसमें सारे जितने भी आपके आपने एकेडमिक्स पढ़ी होती है उसका जो ना मलगूबा बनाकर आपके सामने रख देते हैं कि भाई ये चीज है, इसको जरा करके दिखाओ। ठीक हो गया? तो आपने अगर ये सारी चीजें नहीं की होंगी तो आप क्या होंगे? फंस जाएंगे। इसलिए हर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस क्या है? बहुत जरूरी है। ठीक हो गया? अब आपको मैथ आता होगा तो आप 2 मिनट में 15 में पहुंच जाएंगे, वरना आप पहले 3 + 4 करेंगे,
3 + 3 करेंगे वो 6 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो आपका जो है 6 × 6 पता नहीं कितना बन जाएगा, और वो जवाब हो जाएगा गलत। फिर वो कहता है लैम इज टू शीप, ये वही पुराने वाला फॉर्मूला आप देख लीजिएगा। अच्छा, बट इज टू टब। अच्छा एक मिनट, ये ना क्या कहते हैं, थोड़ी देर में ये मीटिंग खत्म हो जाएगी, तो फिर सारे दोबारा इसी लिंक से रीज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि अभी सिर्फ ये 40 मिनट में मैं वर्बल सिखाऊंगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट होगा नॉन वर्बल का, क्योंकि ये जो जूम है ये सिर्फ 40 मिनट देता है हमें मीटिंग करने के लिए। ठीक है, तो 40 मिनट के बाद जैसे ये मीटिंग खत्म हो जाए आप सब लोग इसी लिंक से दोबारा रीज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा, ये एक करते हैं, BUT बट इज टू TUB टब। ठीक है, और वो कह रहा है 23 और 43, इसका क्या मतलब होगा? अब ये BUT बट एंड TUB टब, इसके दरमियान में आपको क्या कनेक्शन समझ आ रहा है? कोई बंदा अनम्यूट करके बता दे। थैंक यू मुजम्मिल, आपने 10D बता दिया। इसके अंदर कनेक्शन जो है वो ये है कि उसने पहले बट की स्पेलिंग सीधी लिखी, फिर उसने उल्टी लिख दी। पहले बी फर्स्ट पे था, उसने बी लास्ट पे ले गया, यू दरमियान में था, उसने यू दरमियान में रखा, टी लास्ट में था और टी फ्रंट पे ले आया। सेम हमने यही करना है। 23 43, 3 सबसे पहले ले आएंगे, 3 वाला कहाँ गया, ये रहा। ठीक डी है, आंसर सही है, डी आंसर हाँ। करेक्ट। फिर उसके बाद आप जो है 4 दूसरे नंबर पे लाओगे, 4 आ गया। फिर उसके बाद आप जो है 3 जो है वो तीसरे नंबर पे लाओगे, 3 आ गया। फिर 2 जो है वो लास्ट पे लाओगे तो लास्ट आ गया। शाबाश। ठीक है, इसी तरीके से सेम पैटर्न से 11वां क्वेश्चन होगा, इसको आप देख लीजिएगा। फिर आपको पता हो 12वें क्वेश्चन पे हूँ, बॉटनी इज टू बर्ड एंड दी जोलॉजी इज टू। अब आप ये देखोगे ये उल्टा थोड़ा सा कर गया वो, कि हम जूलॉजी के अंदर जो है वो जानवरों का और बर्ड वगैरह का मुताला करते हैं। ठीक है, और बॉटनी के अंदर जो है हम प्लांट्स का मुताला करते हैं, लेकिन उसने उल्टा कर दिया। बॉटनी का उसने कह दिया बर्ड का, ठीक है, तो जूलॉजी का हम फिर कहेंगे प्लांट्स का। ठीक है, लेकिन जूलॉजी में हम बर्ड्स और जानवर पढ़ते हैं, तो और जो बॉटनी है उसके अंदर हम पौधे पढ़ते हैं। उसने कहा नहीं जी, बॉटनी को मैं कह रहा हूँ बर्ड पढ़ो, और जूलॉजी क्योंकि इंटेलिजेंस है ना, वो एजेंट है किसी जगह पे बैठा हुआ है, वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि यार इन्फॉर्मेशन ऐसे और आप ऐसे डिकोड करोगे ताकि किसी और को समझ ना आए। ठीक है, और जूलॉजी इज टू आप कहोगे प्लांट्स। सही हो गया, ये चीज समझ आ गई। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं, ये वही फैन हिस्ट्री है, ये सारी चीजें इस टू वाले सारे आप खुद कर लीजिएगा। फिर इस टू के अलावा कोई और है? सर जी 12वां क्वेश्चन रिपीट करना। कौन सा 12वां क्वेश्चन? एक मिनट, हाँ जी। जी सर। भाई देखें, बॉटनी जो है ना, जैसे हम पढ़ते हैं ना बायोलॉजी, बायो का इल्म, बॉटनी जो है ना वो इल्म होता है प्लांट्स का। ठीक है, पौधों का, पौधे कैसे उगते हैं, उनके अंदर किस तरीके से चीजें पाई जाती हैं। और जो जूलॉजी है वो इल्म होता है जानवरों का, परिंदों का। ठीक हो गया। अभी उसने क्या किया, उसने कोड किया, उसने एक चीज कोड की, यानी कि वो कोडिंग में उसने आपको भेजी, एक चीज उसने छुपा कर आपको भेजी। उसने कहा कि जी बॉटनी जब मैं कहूँ ना तो आपने समझना है कि परिंदे हैं। ठीक है, जब मैं बॉटनी का कोई भी वर्ड लिखूंगा ना तो आप ये समझिएगा कि ये परिंदों के बारे में कोई बात कर रहा है। और उसने आपको एक लेटर लिखा है, एक इंटेलिजेंस ऑफिसर ने, कहीं बाहर वो इंडिया में जासूसी कर रहा है, उसने आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी, और उसने पहले ही आपको बताया हुआ था कि जब मैं अपने लेटर में बॉटनी लिखूंगा ना तो आपने ये समझना है इसको अपने पास लिखना है परिंदे, यानी बॉटनी में मेरा मतलब होगा परिंदे। तो फिर जो जूलॉजी है अगर वो मैं लिखूंगा तो आपने खुद आगे डिकोड कर लेना कि जूलॉजी बेसिकली होती है परिंदों और जानवरों की, तो वो जूलॉजी की जगह पर वो लिख रहा है बॉटनी। ठीक है, तो अब जो प्लांट्स के लिए कोई भी चीज होगी तो उसकी जगह ये जूलॉजी लिखेगा। ठीक है, तो फिर वो कह रहा है कि जी उसने परिंदे के लिए बॉटनी लिखी, यानी कि परिंदों के लिए उसने जो इलम है वो प्लांट्स वाले इलम का नाम लिखा, और जो प्लांट्स वाला इलम है, ठीक है, वो उस सॉरी जो जानवरों वाला इलम है उसको वो फिर प्लांट्स के लिए यूज करेगा। तो जूलॉजी इज टू प्लांट्स, बॉटनी जानवरों का इलम है लेकिन उसने लिखा सॉरी इसका पौधों का इलम है लेकिन उसने लिखा जानवरों उसके परिंदों के लिए, और जूलॉजी जो है वो इसका जानवरों का इल्म है लेकिन उसने आप डिकोड करोगे परिंदों के लिए, क्योंकि उसने उसमें से उसको उलट कर दिया। ठीक है, अच्छा 3 मिनट रह गए, 2 मिनट रह गए, मीटिंग खुद ब खुद बंद हो जाएगी, दोबारा इसी लिंक से ज्वाइन कर लेना, फिर हम नॉन वर्बल स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इस टू वाले सारे हो गए। ये मैंने एक और क्वेश्चन निकाला था यहाँ पर, ये इस टू वाले सारे कर लीजिएगा, इसमें आपको सबकी मीनिंग आनी चाहिए, मीनिंग आएगी तो आप कर लोगे, अदरवाइज नहीं कर सकोगे।
ये इस टू वाले सारे हो गए। टब 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 एक और मैंने देखा था, वो पता नहीं। हाँ, 19वां क्वेश्चन देखिएगा। लीव्स आर टू ट्री एज बीज आर टू। जो पत्ते होते हैं वो किस पे लगते हैं? नहीं, फ्लाई नहीं है, फ्लाई नहीं है। पत्ते किस पे लगते हैं? पत्ते लगते हैं दरख्त के ऊपर, ठीक है। लीव्स आर टू ट्री एंड बीज, बीज होती हैं मक्खियां। तो मक्खियां किससे रिलेट करती हैं? हेव से। हेव, हेव होता है उसका, क्या कहते हैं, अपना जो छत्ता होता है उसको अंग्रेजी में हिव कहते हैं। तो इसका जवाब होगा हिव। अब आपको अंग्रेजी थोड़ी बहुत आनी चाहिए ताकि आपको पता हो हिव किसको कहते हैं, बीज किसको कहते हैं, ट्रीज किसको कहते हैं, लीव्स किसको कहते हैं। ठीक है, मीटिंग खत्म होने वाली, इसके बाद हम नॉन वर्बल पे आएंगे। तो सारे इसी मीटिंग के ऊपर, इसी लिंक के ऊपर रिज्वाइन कर लें 2 मिनट के अंदर अंदर। 2 मिनट के बाद इसी, बल्कि अभी 4 मिनट है, मैं अभी कर सकता हूँ। 4 मिनट के बाद इसको हम थोड़ा सा और देख लेते हैं, फिर इसके बाद ये खुद ही खत्म होगी, तो इसी लिंक पे दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। तो भाई आपको ये समझ आ गई। 19वां क्वेश्चन समझ आ गया। लीव्स आर टू ट्री, जो पत्ते हैं वो दरख्तों से रिलेट करते हैं, एंड बीज, जो मक्खियां हैं वो रिलेट करती हैं हेव, यानी कि उससे, क्या इसको कहते हैं, जो छत्ता होता है उससे रिलेट करती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, फिर है इसके अंदर जो 20वां, ये इस टू वाले आप खुद समझ लो। ब्राजील इज टू साउथ अमेरिका, देन इजिप्ट इज टू अफ्रीका। सबको पता है कि जी जो ब्राजील है वो साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका जो बरे आजम है, और जो इजिप्ट है वो अफ्रीका बरे आजम के अंदर है। ये वही ना कि जनरल नॉलेज आपको आएगी तो आप ये कर लोगे। फिर 21वां, बेल्ट इज टू वेस्ट एंड लेस इज टू शूज। जो लेस तस्मे होते हैं वो आप शूज के अंदर बांधते हो। और देन इसके बाद आ जाता है क्लॉथ इज टू सोप एंड कंप्यूटर इज टू, जो कपड़े हैं वो किससे धुलते हैं? वो सोप से धुलते हैं, ठीक है। और जो कंप्यूटर है वो किससे धुलता है? एक मिनट, कंप्यूटर इज टू, हाँ एंटीवायरस। वो एंटीवायरस से कंप्यूटर साफ हो जाता है, बिल्कुल ठीक है। वो सफाई की बात कर रहा है कि जी जो सफाई है वो होती है, कपड़ों की सफाई होती है सोप से, और कंप्यूटर की सफाई होती है एंटीवायरस से। फिर 24वां है इस तरह। ये भाई बाकी जितने भी हैं ये सारे आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। ये और इस तरह के बहुत सारे आपको इंटरनेट ऑनलाइन बहुत सारे मिल जाएंगे, आपने वो सारे कर लेने हैं। और इसमें एक ही इसका तरीकाकार है कि 5-5 हजार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, ताकि आपके पास जो है वो एक चीज कंफर्म आ जाए कि भाई कौन सी चीज कहाँ पे क्या चीज कही जा रही है, ठीक है। अगर आप ये प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपके दिमाग में फार्मूला बहुत कम होंगे, और आप अल्टीमेटली क्या होगे, आप फंस जाओगे। आप फिर उसको, फिर आप वहां पर बैठ के कैलकुलेशन का टाइम नहीं होगा, वहां फार्मूलाज आपके दिमाग में होने चाहिए कि भाई बस ये 10 10 10 और ये कर दिया और कहानी खत्म, बस। इसके अंदर आपने अगर वहां पर बैठकर सोचना शुरू हो गया ना कि यार ये चीज कैसे करेंगे, तो वो चीज कैसे करेंगे, तो फिर गए, आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी, आप खुद ही सारे काम खुद ही कर लोगे और फौरन फौरन कर लोगे। ठीक हो गया। ये यहाँ तक चीजें समझ आ गई। अब ये मीटिंग खत्म हो रही है, आप यस इसको रीज्वाइन कीजिएगा, और फिर उसके बाद जो है हम नॉन वर्बल के ऊपर बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ये आपको सबको स्क्रीन नजर आ रही है, नए क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं? हाथ खड़ा करके बता दीजिएगा। और मेरी आवाज क्लियर आ रही है? गुड, थैंक यू। अच्छा जी, इसके अंदर जो है, जो जो नॉन वर्बल होते हैं उसके अंदर वर्ड्स नहीं होते। वर्बल और नॉन वर्बल में फर्क यही है कि वर्बल में लेटर्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, फिगर्स होते हैं, ठीक है। और जो नॉन वर्बल होता है उसमें सिर्फ पिक्चर्स होती हैं। बाज औकात आपके जो एजेंट हैं वो एजेंट आपको पिक्चर्स के थ्रू भी अपना मैसेज भेज रहे होते हैं कि भाई ये पिक्चर्स हैं, बस इसको खुद समझ लो और डिकोड करो और मेरा काम खत्म, ठीक है। तो आप एक ऑफिसर, अगर आपको ये चीज डिकोड करना नहीं आएगी, सही है, तो आप उस बंदे की सारी मेहनत पे पानी फेर दोगे। यहाँ आप खुद एजेंट बन के जा रहे हो, और आप अगर अपने मैसेज को इस तरह कोडिंग में नहीं लिख सकते, ठीक है,
तो फिर आपकी मेहनत खत्म, क्योंकि रास्ते में वो मैसेज पकड़ा गया तो लोग 2 मिनट में पहचान जाएंगे यार ये तो ये मतलब है। पुराने जमाने में जो ये जो हमारा क्या कहते हैं, जो इंटेलिजेंस वगैरह चल रही होती थी और अभी भी चलती है, आपने देखा होगा कि जो लोग पहाड़ी इलाके में रहते हैं तो वहां पे टीवी वगैरह तो इतना नहीं होता था, पहले वहां रेडियो होता था। तो वो रेडियो पे फरमाइशी गीत होते थे, ठीक है, कि जी वो गीत, ये वाला गीत चला दो, वो वाला गीत चला दो, ये गाना चला दो। तो वो बेसिकली सिर्फ इंटेलिजेंस ऑफिसर्स बैठे होते थे, वो कॉल करते थे रेडियो वालों को और वो कहते थे यार फलाना गाना सुना दो। और दूसरी तरफ जैसे मैं बैठा हूँ इंडिया में मैंने कहा कि जी ये वाला गाना चला दो, और जो मेरे पाकिस्तान में लोग बैठे होते थे उनको पता होता था कि इस टाइम अगर इसने ये गाना चलवाया तो इसका मतलब ये होगा, इसने ये गाना चलवाया तो इसका मतलब ये होगा, और अगर इसने ये चीज की तो इसका मतलब ये होगा। इसी तरह इंडिया के जो जासूस होते थे वो भी बैठे होते थे, वो भी इस तरह गाने चलवा कर हम अपना मैसेज एक दूसरे को दे देते थे। अगर मैं हूं तो मैं बता देता था कि जी मैं इस टाइम गाने के थ्रू से, मैं इस टाइम फलानी जगह पर हूँ, पूरे पूरे गाने याद होते थे इसमें कौन सा वर्ड है कौन सी चीजें हैं, मैं इस टाइम फलानी जगह पर हूँ और मुझे फलानी चीज चाहिए, वो गाने से ही उनको पता चल जाता था। ठीक है, और रेडियो पे गाना नशर होता था, कोई चीज नहीं, कोई बंदा पकड़ नहीं पा रहा, कोई कुछ नहीं है, हमने आपस में कोडिंग डिकोडिंग की हुई है कि ये गाना चलाऊंगा तो ये मतलब होगा, ये गाना चलवाऊंगा तो ये मतलब होगा, ये गाना चलवाऊंगा तो ये मतलब होगा। बाज औकात क्या होता था कि हफ्ता हफ्ता फोन ही नहीं मिलता था, तो हफ्ता हफ्ता मैसेज ही नहीं जाता था। फिर 1 1 2 हफ्ते के बाद, कुछ हफ्ते के बाद वो जब मिलता था तो फिर वो हमारी पसंद का गाना उनको नहीं मिलता था, फिर वो नहीं होता था। लेकिन ये कि उनको मैसेज हो जाता कि ये फलाना गाना चलवाना चाह रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फलानी बात कहना चाह रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी कोडिंग डिकोडिंग और इस तरीके से जो है ना वो चल रही होती थी। अभी भी बहुत सारे जदीद तरीके मौजूद हैं, सही है, यानी कि ये पहाड़ी इलाकों में ये तरीका यूज होता था, वहां पर लोग रेडियो ज्यादा सुनते हैं क्योंकि बैठ के टीवी देखने का नहीं होता और वहां सिग्नल वगैरह कम होते हैं। पहाड़ी इलाकों में होते हैं तो टीवी के फिर जो अभी आजकल हैं वो आजकल आप ईमेल लिखते हो, हम ईमेल लिखते हैं और ड्राफ्ट में छोड़ देते हैं, सेंड नहीं करते। ठीक है, उस ईमेल आईडी का पासवर्ड मेरे पास भी होता है, आपके पास भी होता है, प्रॉक्सी लगाते हैं और जाके ईमेल आईडी खोल के ड्राफ्ट के अंदर पढ़ लेते हैं, तो वो भी पता नहीं चलता। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे कोडिंग डिकोडिंग के तरीके हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट उसको इसलिए कहा जाता है कि ये इंटेलिजेंस बेस होता है। आप जब कहीं बाहर कहीं ऑपरेट कर रहे होते हो तो फिर आप अपने मैसेज को इस तरह भेजते हो कि हर बंदा उसको पढ़ ना पाएगा आप क्या कह रहे हो, सिर्फ वही बंदा पढ़ पाए जिसका इससे कोई ना कोई मकसद है। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहले क्वेश्चन पे उसने जो है ना 3 डब्बे रखे हुए, उसने कहा जी ट्रेंड डिकोड करो। एक डब्बे के अंदर जो उसका जो जो उसके अंदर जो जो अपना लाइंस हैं, वो एक तो पूरी लाइन है और एक आधी लाइन है। ठीक हो गया, जो आधी लाइन है उसका जो मुंह है वो है हमारे लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ। फिर उसने क्या किया, जो दूसरी तरफ है राइट हैंड ऊपर की तरफ आ गया, फिर उसने राइट हैंड नीचे की तरफ आ गया। तो अब अगली बार आप जब करोगे तो आप खुद ही कहोगे कि जी पहला लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ, फिर राइट हैंड ऊपर की तरफ, फिर राइट हैंड नीचे की तरफ, तो अभी क्या होगा, लेफ्ट हैंड नीचे की तरफ। ठीक है, या इसको आप ये कह सकते हो कि ये एक डब्बा पड़ा हुआ है। ठीक है, इसको आपने पहले क्लॉकवाइज, आपको पता है ना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा। जो चीज जैसे क्लॉक घूमता है, क्लॉक पहले 12 बजाता है, फिर 1 बजाता है, फिर 2 बजाता है, 3 4 5 6 7 8 9 10, तो वो एक तरफ घूमता है, यानी कि वो घूमता कहां से है, लेफ्ट से राइट की तरफ, इसको कहते हैं क्लॉकवाइज। और वो फिर घूमता है, अगर वो उसको कोई चीज होगी ना एंटी क्लॉकवाइज, कोई चीज राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगी, ठीक है, तो हम उसको कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज, यानी कोई 12 11 10 इस तरह घूमेगी तो उसको वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। और ये जो है इसको कहेंगे क्लॉकवाइज। ठीक है, उसने क्या किया कि डब्बे को क्लॉकवाइज घुमा दिया। अगर हम इसको दूसरी तरह कहें, इसको हम घड़ी की सुई समझ लें, तो पहले उसकी घड़ी पे 10 बजे हुए थे, फिर उसने 2 बजा दिए, फिर उसने 4 बजा दिए, तो अब नेसेसरीली 8 बजेंगे, तो 8 इस कोने पे बजेंगे जो इसका लेफ्ट साइड का नीचे वाला कोना है उस तरफ। ठीक हो गया, तो इसके अंदर सिंपल क्वेश्चन 1 का जो पैटर्न है उसके अंदर वो सिंपली क्लॉकवाइज डब्बे को घुमा रहा है। तो अब आपको सबको समझ आ गया होगा कि इसका मतलब हुआ कि ये इसका जो जवाब है वो 1 है। ये चीज समझ आ गई आप लोगों को? गुड, नहीं समझ आई तो मैसेज कीजिएगा, मैं अलग से बता दूंगा। फिर आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन 2 में। अच्छा, क्वेश्चन 2 में क्या हुआ कि उसने एक डब्बा लिया, डब्बे के अंदर उसने यानी एक, इसको कहते हैं मुरब्बा उर्दू में और स्क्वायर कहते हैं इंग्लिश में।
आपको ये रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, पेंटागन और हेक्सागन ये सारी चीजें आपको पता हो, सर्कल क्या होता है ये सारी चीजें आपको पता हो। ठीक हो गया? नहीं पता होंगी तो बहुत मसले होंगे। तो ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर एक छोटा स्क्वायर है और एक जो है उसके अंदर सर्कल है। फिर उसने क्या किया कि सर्कल और स्क्वायर की जो छोटे सर्कल और स्क्वायर है उसकी जो पोजीशन है उनको रिप्लेस कर दिया। जहां पर पहले सर्कल था आगे वाले नेक्स्ट वाले उसके अंदर, जहां पर पहले सर्कल था वहां पर उसने उसको क्या किया, वहां पर उसने रख दिया स्क्वायर, और जहां पर स्क्वायर था वहां पर सर्कल रख दिया। और आउटर लेयर के अंदर भी जो पहले स्क्वायर थी, पहले में देखो कि स्क्वायर डब्बे के अंदर है, वो उसकी जगह पे उसने उसको रिप्लेस करके क्या कर दिया, सर्कल बना दिया। ठीक है, देखिए इसमें रिप्लेसमेंट हो रही है। उसने कहा कि जितने भी सर्कल है ना वो रिप्लेस हो जाएं स्क्वायर के साथ, और जितने भी स्क्वायर हैं वो रिप्लेस हो जाएं सर्कल के साथ। ठीक हो गया? तो क्या हुआ, रिप्लेसमेंट हुई है यहां पर रिप्लेसमेंट हुई है। अभी अपने आंसर अपने पास रखें, अभी मत दें आंसर। तो यहां पर क्या हुई है कि रिप्लेसमेंट हुई है। जो छोटा स्क्वायर था वो छोटे सर्कल के साथ रिप्लेस हो गया। ठीक है, जो छोटा सर्कल था वो छोटे स्क्वायर के साथ रिप्लेस हो गया यहां पर, और जो बड़ा स्क्वायर है वो बड़े सर्कल के साथ क्या हुआ, रिप्लेस हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अब हमें फॉर्मूला पता चल गया कि इसके अंदर हमारे पास दो एलिमेंट हैं। पहला एलिमेंट है, तीन एलिमेंट लगा लो, छोटा स्क्वायर है, छोटा सर्कल है, बड़ा स्क्वायर है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इसको हमने रिप्लेस किया, तो जो सारे सर्कल, वो अगर बड़ा सर्कल था तो बड़े सर्कल के साथ रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन बड़ा सर्कल नहीं था, छोटा सर्कल छोटे स्क्वायर के साथ रिप्लेस हो गया, छोटा स्क्वायर छोटे सर्कल के साथ रिप्लेस हो गया, और बड़ा स्क्वायर बड़े सर्कल के साथ रिप्लेस हो गया। अभी हमें फॉर्मूला डिकोड हो गया कि एजेंट ने जो हमें मैसेज भेजा है उसकी डिकोडिंग ये है। अभी ये एजेंट का मैसेज नहीं है, ये पहले मैं और एजेंट ने हमने बैठ के ये डिजाइन कर लिया कि भाई इस तरीके से ये चीज होगी। ठीक हो गया? अब ये मैसेज है, जो तीसरी तस्वीर है ना, ये मैसेज है, वो ये कह रहा है कि इसको आप डिकोड करो। अब हमें पता था कि ये सारी चीजें रिप्लेस होंगी। सही हो गया? अच्छा, अब ये क्रॉस है, छोटा क्रॉस है, एक छोटा सर्कल है और एक बड़ा क्रॉस है। अब ये रिप्लेस होंगे। छोटा क्रॉस जो है वो छोटे स्क्वायर के साथ रिप्लेस हो गया, एक नंबर में आप देखें। जो बड़ा स्क्वायर है वो बड़े सर्कल के साथ रिप्लेस हो गया, दो नंबर में आप देखें, सॉरी एक नंबर में आप देखें। फिर जो छोटा सर्कल है तो वो छोटे स्क्वायर के साथ रिप्लेस हो गया। तो इसका जवाब क्या आया, 1। बात समझ आई? इसमें जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले ने सिर्फ एक काम किया कि उसने जो दो शेप्स हैं, दो मेन शेप्स हैं, छोटा बड़ा रख साइड पे रख दो, उसने एक शेप को दूसरे से रिप्लेस कर दिया। तो आपका ये जो आपका ये कोड बन गया, और आपने फिर नेक्स्ट वाला जो है उस तरीके से डिकोड कर लिया। ये बात समझ आ गई सबको? अगर नहीं आई तो मैं नेक्स्ट जो आप मुझे अकेले में भेज सकते हैं, मेरा नंबर है 0334288980, ग्रुप के अंदर भी है, कमेंट वगैरह में भी डाल दूंगा। तो आप मुझे अलग से भेज सकते हैं कि ये चीज मुझे समझ नहीं आई तो मैं समझा दूंगा। अच्छा, फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये अगेन वही क्लॉकवाइज मूवमेंट है। उसने सबसे सॉरी, ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। एंटी क्लॉकवाइज में उसने पहले 6 बजाया, फिर उसने 3 बजाया, फिर उसने 12 बजाया, तो फिर उसके बाद उसने क्या किया, 9 बजा दिए। सही है, अब वो नेक्स्ट क्या बजेगा, अब आप खुद देख लो इसको। गुड, 2 बज जाएगा। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। अच्छा जी, इसके अंदर भी क्या है, मुझे जो लग रहा है वो इसकी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही है। जो जो अपना जो ये क्रॉस का निशान है, ये जो सॉरी ये प्लस का निशान है, ये पहले 6 बजे बजा रहा है, फिर ये 9 बजे पर है, फिर ये है 12 बजे पर। अब नेक्स्ट आप इसके ऊपर देख लो कि ये किसके ऊपर होगा। ठीक है, तो ये इन्होंने सही बिल्कुल डिकोड किया कि ये इसके ऊपर होगा, 2 के ऊपर होगा। ये चीज समझ आ रही सारों को? अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, अगेन ये वो बड़े सर्कल में छोटा सर्कल है, और ये क्या कहते हैं,
क्लॉकवाइज ही मूव हो रहा है, लेकिन ये क्लॉकवाइज मूव हो रहा है पूरे हाफ के अंदर। देखें 12 से उसने 6 बजाए, सॉरी हाफ में नहीं, ये हो रहा है सॉरी इसमें 3/4 के अंदर। उसने 12 के बाद 3 बजाने थे, लेकिन 3 नहीं बजाए, उसने 6 भी नहीं बजाए, उसने 9 बजाए, यानी कि उसने 45 मिनट का फर्क डाला। ठीक है, 45 मिनट का फर्क डाला। अगर ये मैं छोटा सर्कल 12 पे ले आऊं तो नेक्स्ट तस्वीर में ये 9 पर है, उसने 45 मिनट का फर्क डाला। फिर आप 45 मिनट का फर्क डालोगे, 12 से 9 से 12 ऊपर जाता तो 15 मिनट हो जाते, और फिर उसके बाद इधर जाता तो आधा घंटा हो जाता, तो 45 मिनट का फर्क चाहिए, तो इसलिए वो 6 पे ले आया। अब 6 पर है तो आपने 45 मिनट का फर्क डालना है, तो ये आ जाएगा 1। गुड, ये जिसने भी किया है गुड, थैंक यू। अच्छा, अब ये हटा दें ताकि दूसरों को कंफ्यूजन हो, कि ये मिटा दीजिए जो आपके अपने वो हैं। सही है, तो भाई दिस ऑल इज, ये बाकी इसी टाइप के, इसको आप आराम से, ये जैसे ये तीर वाला है, ये तीर वाला एक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तीर वाले में उसने सबसे पहला तीर, एक जो है तीर, वो 12 के 12 बजा दिए। फिर उसने एक तीर के 3 बजा दिए। फिर उसने एक तीर के 2 बजा दिए। ठीक हो गया। अब आपको एक पैटर्न समझ आ गया कि 12 पहले 12 पे ले गया, फिर 3 पे ले आया, और उसके बाद 2 पे ले गया। ठीक है, यानी पहले उसने 12 से 3 पर लेकर 3 उसने फासला किया, फिर एक रिवर्स कर दिया। अब इसी तरह उसने पहले 6 पे किया, फिर वो 9 पे ले गया, और अब एक रिवर्स करेगा। तो रिवर्स करके कहां पे आ जाएगा, वो आ जाएगा 4। ये जो चौथा है, ये इसका जवाब होगा, क्योंकि वो एक उसने रिवर्स कर दिया। ठीक हो गया, गुड, शाबाश। तो अब आपको वर्बल की और नॉन वर्बल की समझ आ गई कि इसके अंदर कहानी क्या चल रही होती है। जी, कोई बंदा, कोई मुझे थोड़ा सा बल्कि मैसेज में या अनम्यूट करके अब जरा डिस्कशन कर लेते हैं। अनम्यूट कर दें सारे, और मुझे बताएं कि आप लोगों को ये चीज समझ आ गई है या नहीं आई। थैंक यू मुजम्मिल। चलें, थैंक यू जितने भी ख्वातीनो हजरात आप हैं। सिंपल सा रखना है कि जिसके अंदर लेटर, फिगर्स, अल्फाबेट्स, इस टाइप की चीजें हों, वो रिलेट करता है वर्बल से। वर्बल टेस्ट में आपको इंटेलिजेंस आनी चाहिए, मैथ आनी चाहिए, बेसिक लॉजिक आनी चाहिए, ज्योग्राफी आना चाहिए, आपको दुनिया का पता हो, कौन सा मुल्क कहाँ है, कौन सा सिटी कहाँ है, किसका। ठीक है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, पता होनी चाहिए। जो नॉन वर्बल हैं वो उसमें सिर्फ पिक्चर्स होंगी। इन पिक्चर्स के लिए आपको एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का कॉन्सेप्ट पता हो, आपको हेक्सागोन क्या है, पेंटागन क्या है, सर्कल, स्क्वायर क्या है। जी, क्या चीज? आपको हेक्सागोन क्या है, पेंटागन क्या है, स्क्वायर क्या है, सर्कल क्या है, ट्राइंगल क्या है, और क्या कहते हैं उसको, वो रेक्टेंगल क्या है, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक हो गया। वर्बल, नॉन वर्बल में एक चीज का ख्याल रखना है बहुत शदीद तरीके से, कि कोई छोटी सी भी कोई नुक्ता भी लगा हुआ ना, उसको भी इग्नोर नहीं करना। बहुत गौर से पिक्चर को देखना है। छोटा सा नुक्ता भी इग्नोर हो गया तो आपकी कहानी खत्म, क्योंकि वो जो नुक्ता है वो भी एक इंफॉर्मेशन है। आपने नुक्ता इग्नोर किया और आप अगली तस्वीर सही तरीके से डिकोड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वर्बल, नॉन वर्बल दोनों का फर्क आपको पता चल गया, और साथ ही आप लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से पता चल गई कि आपने किस किस चीज को रेडी करना है वर्बल और नॉन वर्बल क्वेश्चन को हल करने के लिए। जी अकबर बोलिए। अच्छा, आपने हाथ खड़ा किया था, ठीक है। तो और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे यहाँ पे भी पूछ सकते हैं, और जो ग्रुप है उसके अंदर डायरेक्ट मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। और बाकी किसी ने मुझे पूछा था कि मेरी क्लासेस का टाइम टेबल क्या है। यार मैं थोड़ा सा ना वो काम शाम करता हूँ, तो मेरा भी टाइम जो है वो काफी बहुत खींच खांच के निकालना पड़ता है मुझे। तो मैं जैसे ही मुझे, मैं कोई भी क्लास करूंगा तो आपको ग्रुप में बता दिया करूंगा कि भाई ये क्लास है। अभी ये वर्बल नॉन वर्बल हमारा हो गया, तो जो नेक्स्ट हमारी क्लास होने वाली है वो रह गई है मैथ के ऊपर। तो मैथ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको एक अच्छा सा लेक्चर दूं, उसके जो बेसिक्स हैं सारे वो मैं आप लोगों को समझा दूं और बता दूं। देन फिर थोड़ा सा हम शेप्स के ऊपर लेक्चर करेंगे।
ठीक है, तो फिर इस तरह आपका इनिशियल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा, अपने सारे दोस्तों को और खुद भी ये कि आप लोग जो भी मैं मैसेज भेजता हूँ उसको पूरा पढ़ा करें और उसको पूरा सुना करें, क्योंकि लोग सुने बिना पढ़े बिना आगे क्वेश्चन कर देते हैं। तो हर बंदे को मैं इम्पोर्टेंट समझता हूँ, मैं किसी से कोई फीस नहीं लेता, तो मैं उसका जवाब देता हूँ, उसका मैसेज देखता हूँ। लेकिन अगर कोई मैसेज या सवाल ऐसा होता है कि जो उसने मेरे मैसेज या क्वेश्चन को पूरा पढ़े बिना किया होता है, तो फिर उसके ऊपर थोड़ा सा जो है मुझे परेशानी भी होती है और मैं फिर उसका जवाब भी नहीं देता। तो इसलिए पहले पूरे मैसेज को पढ़ लें, समझ लें, फिर कोई क्वेश्चन है तो मुझे जरूर बताएं। ठीक है जी, अब इसको क्लास को खत्म करते हैं। थैंक यू, आप सबने पार्टिसिपेट किया। मेरा ये लेक्चर जो है वो मैं थोड़ी देर में बनाकर इसको आपको ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। आपने अपने किसी के साथ भी भेजना हो किसी को तो एवरीथिंग इज फ्री, मेरी सारी सर्विस फ्री है, मैं किसी से कोई पैसे वैसे नहीं लूंगा, ना लेता हूँ। अल्लाह पाक ने वैसे ही बहुत दिया हुआ है मुझे। ठीक है, तो बस आप मुझे दुआ दीजिएगा, और जो चीज़ समझना है यार आप बार बार पूछ सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है जी, ओके, मैं मीटिंग खत्म करूँगा, आप भी छोड़ें और अपना संडे एंजॉय करें, बल्कि पढ़ें।